आइए सुनते हैं मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखी गई कहानी बेटी। धूल नहाए पैरों से जिस रेत भरे रास्ते पर मैं चल रही थी वह तनिक भी अजनबी नहीं था। यहाँ होकर तो मैं अपने बचपन में रोज स्कूल जाती रही हूँ। गांव के सारे विद्यार्थी सुबह सवेरे ही बस्ता लाद कर चल देते थे और भाग भूग कर स्कूल के घंटा बजने का वक्त पकड़ ही लेते थे। मैं मन ही मन बड़ी दुखी होती थी। मेरी माँ को भी न जाने क्यों मुझे पढ़ाने की धुन सवार है। मेरी सहेलियाँ पढ़ाई से मुक्त गांव में ही उपले थापती, जाड़ों की धूप में बैठी खिलखिलाती, रोटी बनाना सीखती और गीत गाती। इन सभी कलाओं से वंचित होने का दुख मेरे नन्हे कलेजे में हर वक्त सालता था। जिस राह से मैं स्कूल भागी हुई जा रही होती थी उसी रास्ते पर मेरी अभिन्न सखी मुन्नी के खेत थे। वह वहीं अपने पिता के साथ खेतों में बुवाई करती मिलती, कभी पानी लगा रही होती और कभी रहट हाँक रही होती। मुझे मुन्नी से ईर्ष्या होने लगती थी कि इसके तो मज़े हैं, चाहे जब घर चली जाएगी, रोटी खाएगी और फिर खेलेगी। बस एक मैं ही हूँ, सारे दिन पढ़ाई में लगी रहूँगी। कभी न याद होने वाले इतिहास भूगोल को मास्टर जी के डर से जोर जोर से रटूंगी, फिर 4 किलोमीटर पैदल चलूंगी, तब कहीं लौटकर घर का दरवाज़ा देख पाऊंगी। भूख के मारे अलग बुरा हाल। लौटकर ही मुन्नी से मिलना हो पाता था। मुझे देखते ही वो भाग कर मेरे घर आ जाती, फिर जिस ललचाई निगाह से मेरे बस्ते की ओर देखती, मुझे आज भी उसकी वह ललक दृष्टि याद है। लेकिन उस समय वह मुझे निरी मूर्ख लगती। भला पढ़ाई के लिए क्या ललकना? मेरे ख्याल से उस समय पढ़ाई से ज़्यादा नीरस कोई दूसरा काम नहीं था। लेकिन मुन्नी हमेशा मेरी किताबों को उलट पुलट करके देखती रहती। मेरी और उसकी रुचियाँ सर्वथा भिन्न होते भी हम न जाने किस सूत्र से एक दूसरे से बंधे हुए थे। उसे छोड़कर मुझे स्कूल जाना जरा भी नहीं सुहाता था। बहुत बार मैं स्कूल के रास्ते में मुन्नी के खेतों पर ही रह जाती और उसके साथ रहट हकवाती रहती। कितनी बार उसकी माँ से भी मिन्नत की, चाची मुन्नी को स्कूल भेज दो ना। अरे बिटिया क्या कहती हो, वह लड़की जात कहाँ जाएगी और क्या करेगी पढ़ लिख कर? तुम्हारी बात और है वसुधा, अकेली औलाद, बेटा बेटी तुम ही हो अपनी माँ की, सो जिंदगी भर पढ़ो तो कोई कुछ कहने वाला नहीं, बाप न भैया। इतना लंबा तर्क सुनकर मैं भी चुप हो गई। क्या कहती इसके आगे? मैंने भी सोच लिया मेरे पढ़ने का यही कारण है, नहीं तो माँ मुझे भी घर का काम सिखाती। वो लड़कपन था, शिक्षा का लाभ मुझे दिखता भी कैसे? इतवार का दिन था। मैंने बाल धोए थे, सुखाने छत पर पहुंच गई। मुन्नी के घर की छत से ही हमारी छत मिलती थी। कुछ ही क्षण पश्चात मेरे कानों में मुन्नी की आवाज़ पड़ने लगी। अम्मा, तुम मेरे साथ जो कर रही हो वह कुछ अच्छा नहीं कर रही। तुम 5-5 लड़कों को पढ़ा सकती हो, लेकिन मेरे लिए तुम्हारे घर अकाल है। मेरी किताब कापी के पैसे तुम्हें भारी है अम्मा। रोज एक ही बात की हट करती है तू। हमने कह दिया ना, नहीं पढ़ा सकती तुझे, उसकी माँ ने एक बात खींच के कह दी थी। क्यों नहीं अम्मा, मुझे क्यों नहीं? चुप होती है कि नहीं? बहुत जुबान चल गई है तेरी। तू लड़कों की बराबरी करती है। बेटे तो बुढ़ापे की लाठी है हमारी, हमें सहारा देंगे, और तू पराए घर का दलिद्दर। तेरी कमाई नहीं खानी हमें, कह दिया। कान खोलकर सुन ले। मुन्नी इसके आगे क्या कहती, एक ही हाथ में चुप हो गई। मैं इतना तो अवश्य समझती थी कि मुन्नी बड़ी चतुर और बुद्धिमान लड़की थी। अगर उसे पढ़ाया जाता तो वह अति प्रतिभाशाली छात्रा साबित होती। अपने भाइयों के मुकाबले वह कुशाग्र बुद्धि बालिका थी। पढ़ाई के अतिरिक्त मुन्नी उन सारी विद्याओं में पारंगत हो गई थी जिन्हें सीखने का जरा सा भी अवसर वह पा सकी। उसकी जैसी पाक कला मुश्किल से ही देखने को मिलती। ढोलक पर थाप देकर गाना उठाती तो गली में चलते लोग एक पल को रुक जाते। पड़ोस में पंडित जी के हितेश की शादी में जब मुन्नी नाची थी तो मुझे अपनी सारी विद्या धूल नजर आने लगी थी। कैसी वाह वाह हुई थी उसकी। उसकी देह में अभूतपूर्व सौंदर्य जगमगा उठा था। कमर की लचक के साथ ही घाघरा ऐसे घूम रहा था मानो जमीन नाच उठी हो। सिलाई कढ़ाई में अति प्रवीण वह मेरी सखी पूरे गांव में अपना लोहा मनवा चुकी थी। वो अपनी अम्मा की सारी जिम्मेदारी उठाकर घर का सारा काम करती रही। मुंह अंधेरे भाइयों के लिए पराठे सेकती रही, उन्हें स्कूल भेजती रही, उनके कपड़े धोती रही, पिता के साथ खेत में काम कराती रही और बासी भूसी खाकर चंद्रकला सी बढ़ती रही।
फिर भी ब्याह के कारण अपने माता पिता की चिंता का विषय बनती रही। लेकिन चाचा को मुन्नी की शादी के लिए ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ी। वह रूपवती गुणवती बड़ी सरलता से अपनी रिश्तेदारी में ब्याह कर चली गई। जब वह गई तो मुझे लगा कि जैसे मेरा कलेजा आधा कटकर रह गया हो। मुझे जितना कष्ट हुआ उसकी माँ उतनी ही आश्वस्त हो गई। मुन्नी के जन्म से ही जिस भार को उन्होंने महसूस किया था उससे मुक्त हो जाना अपने में एक अहम काम था। अब क्या था, चाचा चाची के यहाँ सिर्फ लड़के रह गए थे। उनका क्या, चेक है, कभी बुना लो, अपनी मनमर्जी पर निर्भर है। यही धारणा उनके लिए आनंददायिनी थी। मुन्नी गांव आती जाती तो थी ही, मायके आने की रस्म अदा करने, बस। चाचा चाची तो उसे ब्याह कर गंगा नहा चुके थे। वह आती तो एक धोती और डलिया के सामान का वजन ही पड़ जाता चाचा पर। बेटी दे ही क्या सकती है, लेकिन उसके मन में माँ के प्रति जो लगाव था, पिता के वात्सल्य का अथाह सागर था, उस पर किसी की दृष्टि कहाँ जाती थी। वहाँ तो पुत्र मोह का ताना बाना बुना पड़ा था, जिसमें से मुन्नी झांक तो सकती थी, लेकिन उसके पार माता पिता के स्नेह आंचल तक नहीं पहुँच सकती थी। समय बीतने लगा, लड़कों की शादियाँ होने लगी। पढ़ाई लिखाई में ऐसा खास तो कोई लड़का निकला नहीं। एक अवश्य जूनियर इंजीनियर हो गया, वह सबसे बड़ा था। ब्याह भी खूब दान दहेज के साथ हुआ उसका। चाची के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, लेकिन दूसरी बार आकर ही बहू ने सारा सामान समेटा और ऐलान कर दिया कि इस गंवई गांव में वह एक पल भी नहीं रह सकती। लड़का बीबी का सामना कहाँ कर सकता था। दबी जुबान से उसके समर्थन में ही खड़ा हो गया। अगले ही दिन दोनों हल्द्वानी को विदा हो गए। एक बार आया तो वह नकद रुपए भी ले गया जो चाचा ने उसके ससुराल से दहेज स्वरूप प्राप्त किए थे, किराए के मकान की मुश्किलें दिखाकर तथा नया फ्लैट लेने की योजना बताकर। विवाह होते गए, बहुएं आती गईं, लड़कों के तेवर बदलते गए। दूसरे नंबर का लड़का वहीं गांव में ही दुकान करने लगा था, अतः जाता कहाँ। लेकिन उसकी बहू असल बनिए की बेटी आई। चाचा चाची की चाय चीनी तक का हिसाब बड़ी तंगदिली से रखने लगी, अतः चाची उस कुलवधू से अलग चूल्हा कर बैठी। इस प्रकार कोई किसी तरह से, कोई किसी बहाने, सब अपना अपना अलग घोंसला बना बैठे। चाचा चाची निपट अकेली, न्यारे पूत पड़ोसी दाखिल हो गए। मुन्नी के रहते चाची ने तवे पर चंदियाँ नहीं डाली थी, लेकिन बुढ़ापे में तो खटना लिखा था। आंखें साथ नहीं देती थी, धुंधला दिखने लगा था, घुटनों के जोड़ अलग पकड़ने लगे थे। लड़कों के साथ बुढ़ापे ने भी तेवर दिखाने शुरू कर दिए। इसके अलावा 5-5 बहुओं की सास अपनी 4 रोटी अलग डाले, इस तौहीन का दंश कहीं गहरे टीसता था। आस पड़ोस में निकलने में भी झिझक लगती थी। अभी तक तो 5 पुत्रों की माँ होने की ठसक में अकड़ कर रही थी, सिर उठा कर चली थी और मोहल्ले में सौभाग्य का प्रतीक बनकर रही थी। कर भी क्या सकती थी। कभी कभी चाचा ही उफन जाते। अरे घर घर चूल्हे मिट्टी के हैं, आजकल कौन किसी की मानता है, कहकर चाचा को शांत कर देती। बहुत दिनों बाद मैं अब की बार गांव आई। अपने घर थोड़ी देर में ही बैठकर चाची की कुशल छेम लेने उनके घर पहुंच गई। चाची, मैंने आवाज़ दी, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। हालांकि द्वार में घुसते ही मुझे आंगन के पार चौके में बैठी दिख गई थी। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन फिर पूर्ववत चूल्हे की ओर झुक गई। चाची, कौन है? धुंधवाते चूल्हे को प्रज्वलित करने का प्रयत्न करती हुई वो बोल रही थी। पनियाती मोतियाबिंद उतरी आंखें शायद मुझे देख नहीं पा रही थी। वे मुन्नी की माँ, जिनकी वह कैसी सेवा करती थी, आज ऐसी लाचार। चाची, मैं वसुधा, कहती हुई मैं उस बूढ़ी काया के करीब करीब सटकर बैठ गई। वसुधा बेटी, कब आई? आंखें अंधी हो चली। दिखाई कहाँ देता है बेटी, सो तुम्हें देख नहीं पाए हम। इधर उधर की बातें करती रही। उनसे जल्दी ही मैंने पूछ लिया, चाची मुन्नी कब से नहीं आई? मुन्नी कैसे आवे बिटिया? भाभी भौजाइयों का घर जहाँ हम ही नींव जाएं, यही बहुत है। अरे क्या बताए बेटी, हमारे बनाए घर से हमें ही निकालने को फिरती हैं ये बहुएं। खेती पाती सब बटा ली, घर भी ले लेंगे तो हम रहेंगे कहाँ? तुम न्याय की कहना अवस्था। लड़के कुछ नहीं कहते चाची, उनकी क्या पूछो बिटिया, घोर कलयुगी है, बहुओं के गुलाम हो गए नास पिटे। चाची क्रोध का लावा उगलते हुए तैस में बोल रही थी। मैं भी उनके साथ दुखी हो उठी। कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि पांचों ऐसे निकल जाएंगे। हमारी उम्मीदें ही हमें कहीं का नहीं छोड़ती। ये मुँहजन्य पीड़ाएं वृद्धावस्था को और जर्जर करके रख देती हैं।
मुन्नी को चिट्ठी लिखवाई है बिटिया, पर अपने घर गृहस्थी से उसे भी कहाँ फुर्सत होगी। वे यह कहकर अपने मन को तसल्ली दे रही थी। बेटी से किसी प्रकार की आशा उन्हें थी या नहीं मैं कह नहीं सकती थी, लेकिन जिस दिन मुझे इस गांव से लौटना था, हितेश दौड़ा दौड़ा आया था मेरे घर। वसुधा, मुन्नी आ गई है, तुझे पूछ रही थी। सुनते ही मैं उसके घर की ओर भागी। देखा कि वह सामने से चली आ रही है। अरे वसुधा, खूब मिली अब की बार, कहती ही वो मेरे गले लग गई। आंखें छलछला उठी हम दोनों की। इस साख्य भाव में भी न जाने कितने सागर समाये होते हैं। जब से गांव आई हूँ मुन्नी, तुझे ही याद कर रही हूँ। मेरे आने का तो था नहीं वसुधा। अम्मा की चिट्ठी पहुँची तो अपने को रोक नहीं पाई, साथ अपनी बेटी को भी लाई हूँ। वह यही रहेगी, अम्मा की रोटियां बना दिया करेगी। अम्मा को दिखाई नहीं देता ना। कहते हुए मुन्नी फफक कर रो पड़ी। देर तक खड़ी रोती रही। मैं उसे बहलाती रही। रो मत मुन्नी, अच्छा किया तूने, लेकिन मूर्ख, यह उसके पढ़ने की उम्र है, यहाँ पढ़ेगी कैसे। वसुधा, तू भी तो यही रहकर पढ़ी थी, ऐसे ही वह भी पढ़ लेगी, कहकर अपनी रक्ताब आंखें पोंछ रही थी। ऐसे ही महान साहित्यकारों की कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि मेरी नई कहानियों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।